बुधवार को हुई बारिश ने आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। दिल्ली में हुई तेज बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगी। वहीं हरियाणा में बारिश के चलते गर्मी तो गुल हो गई, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश होने के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया। लोगों को परेशानियां हो रही है। सड़कों पर जल भराव की समस्या होने के कारण यातायात प्रभावित हो चुका है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 और 3 सितंबर भी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज, धौलकुआं समेत कई जगहों पर पानी भर गया। बारिश के दौरान दिल्ली ITO पर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत भी मिली। पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान थे, लेकिन अब बारिश से राहत मिली है। वहीं हरियाणा में कई जगहों पर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दूसरी तरफ जल भराव की समस्या बनी हुई है। गुरुग्राम में जल भराव के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए हैं। वहीं चरखी दादरी में भी बारिश से जल भराव होने के कारण काफी परेशानी हो रही है, जिससे आमजन को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। जल भराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। अब देखना ये होगा कि पानी की निकासी कब तक हो पाती है और आम लोगों की जिंदगी कब तक फिर से पटरी पर लौटती है। 1 सितंबर से कई शहरों में स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 2 साल बाद स्कूलों में रौनक लौट आई है, लेकिन ये रौनक बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम कोरोना नियमों का भी पालन करें, जिसके लिए सभी स्कूलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश भर में स्कूलों में करीब 1.5 साल बाद ये रौनक वापस लौटी है। बच्चों से भरे स्कूल, रेगुलर क्लासेस, इन बच्चों के लिए मानो सपना सा हो गया था, लेकिन अभी इन बच्चों को फिर से स्कूल में एंट्री मिल गई है। अलग अलग राज्यों में बच्चों के लिए अलग अलग नियम लागू किए गए हैं। वहीं स्कूल खुलने के बाद अभिभावकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के इस डिसीजन से कि स्कूल्स वापस से रीओपन होने चाहिए। मेरे को कोई डर नहीं है, बिकॉज आई नो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो पूरा फॉलो करें, पूरा कोविड के जो टर्म्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे। तो इसलिए मेरे को कोई डर नहीं है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस से हम अपनी लाइफ के शेड्यूल पे, रीशेड्यूल पे वापस आए हैं। हरियाणा में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। 4वीं और 5वीं के बच्चों की क्लासेस लगी। इस दौरान कोरोना के नियमों का खास ख्याल रखा गया। यूपी में कक्षा 1 से 5वीं तक स्कूल खोले गए हैं। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इन स्कूलों को खोला गया है। मध्य प्रदेश में 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं। स्कूल का पहला दिन 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ शुरू हुआ। राजधानी दिल्ली में भी 9वीं से 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया गया। स्कूल में कोरोना के नियमों का खास ध्यान रखा गया है। राजस्थान में भी कोरोना के नियमों का खास ख्याल रखते हुए 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लासेस लगाई गई। कर्नाटक में भले ही सरकार ने 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार 1 से 8वीं क्लास के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लगाने पर भी विचार कर रही है। तमिलनाडु में फिलहाल कॉलेज रोटेशन के हिसाब से खोले गए हैं। इस बीच टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के काम करने की अनुमति दी गई है। वहीं इस बीच बड़ा फैसला ये लिया गया है कि देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों को भी खोल दिया गया। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी के मुताबिक नवोदय विद्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोला गया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम बहुत एक्साइटेड भी थे कि हम इतने टाइम बाद स्कूल आ रहे हैं। हमारे टीचर्स ने भी सारा हमें कोविड के लिए बताया कि कैसे कैसे हमें रूल्स फॉलो करने हैं और हमें अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है। और अभी मैं आई तो यहाँ पे सारा सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। अगर जो बच्चे के पास मास्क नहीं है, मास्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है और मतलब थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह सारे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब कुछ है। तो मतलब डर भी नहीं है अंदर से कि मतलब यहाँ पे हमें कुछ हो ना जाए। पेरेंट्स को भी विश्वास है हमारे कि स्कूल में कुछ होगा नहीं हमें। मेरे क्लास में बच्चे भी आए, हम सब मिलकर बातें भी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे और मतलब एक्चुअली फेस टू फेस पहली बार इतना इंटरेक्शन हुआ है और टीचर्स भी हमारे हमें बहुत अच्छे से अब फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। अब बहुत अच्छा लगेगा।
बता दें, इस बीच स्कूल आने वाले बच्चों के लिए खास नियम लागू किए गए हैं। बच्चों को मास्क के बिना स्कूल में एंट्री नहीं मिल सकती। बच्चों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ऑफलाइन पढ़ाई का भी विकल्प दिया गया है। बच्चे अभिभावक की रजामंदी के साथ ही स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को भी पूर्ण प्रबंध किए गए हैं। आज अच्छा लग रहा है, सैनिटाइजर लगाते हैं, मास्क भी लगाते हैं। आज एक लंबे अंतराल के बाद फिर पुनः विद्यालय खोला गया है और आज हम लोगों ने सबसे पहले कि ये बच्चे काफ़ी समय से दूरी रही है तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। स्वागत करके उनको कक्षाओं में दूरी पर बैठाया है और उनको ये प्रिकॉशन बताया है कि दूर दूर बैठना है और कहीं भी एक साथ भीड़ में जो है, चाहे पानी पीना हो चाहे खाना खाना हो, भीड़ नहीं करना है, खेलने में भीड़ नहीं करना है, हमेशा दूरी बनाए रखना है और इस कोविड बीमारी से अपने को बचाते हुए मास्क बराबर लगाना है और बचाते हुए हम लोग को पढ़ाई करना है, जिससे कि कोई बीमारी न फैले और हमारा विद्यालय पुनः बंद होने की स्थिति में न आए। हालांकि कई शहरों में सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन स्कूल लौटने की ही एक्साइटमेंट में बच्चे भारी बारिश के बाद भी स्कूल पहुंचे। 1.5 साल बाद स्कूल वापस लौटे बच्चों में उत्साह देखने को मिला है। इसके साथ ही स्कूलों में अध्यापकों से लेकर घर में अभिभावकों तक को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। ये ध्यान रखना होगा कि छात्र कोरोना नियमों का पालन करें। बच्चों को मास्क पहनाए रखना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी जरूरी रहेगा। पानीपत पुलिस की CIA 1 विंग ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अवैध रूप से अवैध हथियारों का व्यापार करता था। गिरोह के कब्जे से 35 पिस्टल, 45 मैगजीन बरामद की गई है। ये गिरोह हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में अपना अवैध व्यापार फैला चुका था। पानीपत का एक ऐसा परिवार जो न सिर्फ हथियारों को बनाता था बल्कि हथियारों को बेचने का काम भी करता था। पानीपत पुलिस ने परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और परिवार के कब्जे से हथियारों का पूरा जखीरा बरामद किया। इस परिवार का काम हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में हथियार सप्लाई करने का था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये परिवार अब तक 500 से भी ज्यादा हथियारों के सप्लाई कर चुका है। हमने फिर 8 पिस्टल रिकवर किया, संतोष से हमने 14 पिस्टल रिकवर किए और राय सिंह से 8 पिस्टल रिकवर किए। इसमें जो एक और मुख्य आरोपी है जिसका नाम बच्चन सिंह उर्फ बच्ची यादव है, वो धार जिले का रहने वाला है, तो वो इन सब का भी सरगना है, तो वो अभी फरार चल रहा है। हम उसे अरेस्ट करने की कोशिश की हमने और बट ये हम कर नहीं पाए। मुकदमा जो 18 तारीख को रजिस्टर हुआ था और पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये ऑपरेशन चल रही थी, जिसमें कि हमारी टीम जो कई बार मध्य प्रदेश जिला होके है, मध्य प्रदेश धार जिला होके है और हमने 3-4 बार में इसको रिकवरी की टोटल। अवैध हथियारों के अलावा कोई और भी आपराधिक घटनाओं में शामिल थे किसी? अभी इसकी पूछताछ चल रही है। मेनली तो अभी तक यही निकल के आया है कि ये लोग सप्लायर थे, ये बल्क में लाते थे और ये यूपी, चूँकि ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ से ये हरियाणा भी कवर कर लेते थे। तो ये अवैध हथियार बनाने में इनकी अपनी घर पे इनकी उसमें फैक्ट्री है। तो वहीं पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपियों के कब्जे से कुल मिलाकर 35 पिस्टल, 45 मैगजीन बरामद की गई। इस पे शशांक कुमार सावंत ने बताया, ये परिवार मध्य प्रदेश के धार जिले से अवैध हथियारों के काम का व्यापार चलाता था। अवैध हथियार घर पर बनाना इस गिरोह का पुश्तैनी काम था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि धार जिले में सिर्फ ये परिवार ही नहीं बल्कि इनके गांव का हर दूसरा परिवार हथियारों को बनाने और बेचने का काम करता है। हमने अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक व्यक्ति यूपी का रहने वाला है जो फिलहाल पानीपत में रह रहा है और 3 व्यक्ति मध्य प्रदेश के धार जिले के हैं। इनसे हमने कुल मिला के 35 अवैध पिस्टल और 45 मैगजीन उधर रिकवर किया है और ये बेसिकली मध्य प्रदेश जिला है, धार जिला, तो वहाँ से इनकी सप्लाई होती है। ये इंटर स्टेट गैंग है। इनकी जो बचत है, जो मेन जो बंदा है उसकी बचत है, उसको 6-7 हज़ार रुपये पर पिस्टल इनकी बचत हो जाती है। तो ये कई बार जैसे कि एक को दिया, एक ने दूसरे दलाल को दिया, तो फाइनली मार्केट में बिकती है 40 से 50 हज़ार के आसपास में बिकती है। सर नाते कहाँ से दे ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ये खुद मैन्युफैक्चर है। पानीपत के CIA 1 विंग ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं जानकारी ये भी मिली कि आरोपी एक पिस्तौल की कीमत 50,000 तक लिया करते थे। बता दें कि परिवार पिछले 5 सालों से पानीपत में रह रहा था और हरियाणा के साथ लगते 3 जिलों में हथियारों की सप्लाई किया करता था।
एसपी शशांक कुमार सावंत ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। अवैध रूप से हथियार बनाना इस गिरोह का पुश्तैनी काम था, लेकिन ये शातिर गिरोह का सरगना आखिर पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बीते दिनों रोहतक में हुए जघन्य हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस वारदात को एक ऐसे शख्स ने अंजाम दिया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए ये रिपोर्ट। रोहतक हत्याकांड पर बड़ा खुलासा, बेटा ही निकला हत्यारा, गोली मार वारदात को अंजाम, प्रॉपर्टी पाने के लिए परिवार खत्म, प्रॉपर्टी के लिए अपनों का खून। तारीख 27 अगस्त। तस्वीरें रोहतक की विजयनगर कॉलोनी की है, जब प्रदीप उर्फ बबलू पहलवान नाम के शख्स के पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीछे बचा है तो उनका इकलौता बेटा 19 वर्षीय अभिषेक। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अभिषेक का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन वारदात का सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, रोहतक में उस वक्त दहशत मच गई जब एक मकान में एक शख्स, उसकी पत्नी और सास का शव बरामद हुआ। शख्स की बेटी गंभीर हालत में मिली, उसी भी सिर में गोली मारी गई थी, जिसे रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया। उसने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 4 लोगों की हत्या की वारदात से रोहतक में लोग सकते में आ गए। रोहतक पुलिस सवालों के घेरे में आई। बढ़ते क्राइम ग्राफ के लिए पुलिस पर सवाल उठे, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए गहनता से जांच में जुटी और पुलिस की जांच में जो सामने आया है वो होश उड़ाने वाला था। जी हाँ, पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का इकलौता बेटा अभिषेक ही पाया गया। वही बेटा जो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद रोने धोने का नाटक कर पुलिस की जांच को गुमराह करता रहा, लेकिन आरोपी के बदले बयानों से पुलिस के शक की सुई उस पर घूम गई। मामले में पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने 4 लोगों की इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। 22 तारीख को एक रोहतक जिले में शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी गोली मार के। उस अपराध हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था और हमारी उसी दिन से सीन ऑफ क्राइम टीम्स, क्राइम यूनिट की टीम्स लगातार और थाना की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही मामले के हर पहलू पर पूछताछ कर हत्या के कारणों का खुलासा किया जाएगा, पूरा सच सामने लाया जाएगा। वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये मर्डर की इंटेंशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अभिमन्यु की अरेस्ट डाली है, अभिषेक की अरेस्ट डाली है। बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारी टीम्स लगातार लोगों को इंटेरोगेट कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं और किसी की संलिप्तता सामने आएगी तो उसकी भी अरेस्ट डाली जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जो भी चेन्स हमारी बची हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी जोड़कर इस केस को हम अंजाम तक पहुंचाएं और इसको चार्जशीट करें ताकि इसकी ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। पुलिस आरोपी अभिषेक को मुख्य आरोपी के तौर पर लेकर चल रही है, लेकिन क्या कोई और भी इस अपराध में शामिल रहा, इसकी भी जांच की जाएगी। बहरहाल मामला बेहद संगीन है, रिश्तों से यकीन उठाने वाला है। मृतक परिवार के जानने वाले हैरान हैं कि कैसे 19 साल के आरोपी अभिषेक ने 4 लोगों की हत्या को अंजाम दिया और एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात ने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। तो वहीं आरोपी बेटे ने घटना को अंजाम देकर अपने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, तो वहीं खुद को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अंबाला में एक युवक ने अपने ही पड़ोसी पर हमला बोल दिया। इस हमले में युवक का पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो वहीं हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हो गई हैं। अपने दुकान से वापस घर लौट रहे इस युवक को क्या मालूम था कि ये युवक घर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुंचने वाला है।
और इस युवक को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका पड़ोसी है। दरअसल अम्बाला के शालीमार कॉलोनी में रहने वाले इस युवक का नाम अजय है और अजय की एक मोबाइल की दुकान है। युवक जब शाम को काम से घर लौट रहा था तो इसका अपने पड़ोसी के साथ किसी बात को विवाद हुआ। विवाद बढ़ा और पड़ोसी ने अजय पर हमला बोल दिया। मेरा भाई काम पे से घर आ रहा था, रास्ते में एक किराने की दुकान पड़ती है जिसके टिंडी के लड़के दीपक ने उसे अपनी दुकान पे बुलाया और उसको पकड़कर फर्श पर 3-4 टक्कर मारी और उसके मुंह पे मुक्का मारा और पीछे गिरा दिया और वो पड़ा रह गया। उसकी हालत बहुत गंभीर है। इस टाइम पीजे चंडीगढ़ में है जी। वो तस्वीरों में देख सकते हैं कि पड़ोसी ने पहले युवक को अपने पास बुलाया, कुछ देर बाद में विवाद बढ़ा और उसके बाद की घटना आपके सामने है। इस घटना में पीड़ित अजय के सिर में गंभीर चोट पहुंची। दोनों के बीच क्या बात हुई, विवाद क्यों बढ़ा, ये तो आरोपी पड़ोसी और पीड़ित अजय ही जानते हैं। 28/8/21 को रात 8:30 बजे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। की सूचना पर हम पहुंचे थे और लड़का है घायल है, जिसके भाई के बयान पे हमने पर्चा दर्ज कर लिया है। 323 506 का पर्चा दर्ज किया है। क्या कुछ मामला संज्ञान पे कोई रंजिश है इनकी घरेलू, कोई घर में तांग जाग करता था, ऐसे आरोप लगाया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के भाई की शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है और पीड़ित का चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज चल रहा है। हिसार में पिछले 24 घंटे में आवारा जानवरों की 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आवारा पशुओं ने एक बुजुर्ग और युवती को बुरी तरह से रौंद दिया है। बुजुर्ग की मौत हो गई तो वहीं युवती बुरी तरह से घायल हुई है। कैटल फ्री हिसार के दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन सच्चाई वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं सामने आई हैं, वो आपको हिलाकर रख देगी। मौत को साथ लिए घूम रहे आवारा पशुओं की दहशत का वीडियो आपको चौंका देगा। पशुओं की दहशत से आम आदमी घरों में दुबक कर रहने को मजबूर है। पहले तो हम आपको इंदिरा कॉलोनी से सामने आया वीडियो दिखाते हैं। इंदिरा कॉलोनी का ये वीडियो वाकई हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है। सड़क से गुजर रही एक युवती पर सांड ने ऐसा हमला बोला कि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने युवती को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आवारा सांड के सामने किसी का भी बस नहीं चला। हिसार के ही जवाहर नगर से भी मिलती जुलती तस्वीरें सामने आई हैं। घर से ये बुजुर्ग वैसे तो मंदिर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही ये गाय बुजुर्ग की मौत को साथ लिए घूम रही थी। जैसे ही गाय बुजुर्ग के पास पहुंची, गाय ने ऐसा हमला किया कि बुजुर्ग की मौत हो गई। अब जब कभी भी सड़कों से आवारा पशु गुजरेंगे तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके अंदर भी डर का होना लाजमी है। हालांकि हिसार को लेकर प्रशासन के दावे कैटल फ्री शहर की किए गए हैं, लेकिन इस तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में हिसार कैटल फ्री जिलों के लिस्ट में शामिल होना चाहिए? अब देखना ये होगा कि सीसीटीवी सामने आने के बाद प्रशासन इस मामले में क्या संज्ञान लेता है। क्या आवारा जानवरों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है या नहीं, इस बात का इंतजार सभी को है। पंचकुला के सेक्टर 12 में एक युवती ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की। जब ससुराल वाले अंतिम संस्कार कर रहे थे, तब मृतक महिला के परिजनों ने शव को अपने कब्जे में लिया। इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये नहीं जानते कि बेटी की हत्या हुई है या उसने परेशान होकर मौत को गले लगा लिया, लेकिन उसके खोने का दर्द आंखों से छलक रहा है। दरअसल मामला पंचकुला का है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल वाले उसका अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो मायके पक्ष के लोगों ने लकड़ियों के बीच से ही बेटी का शव बाहर निकलवा लिया। परिजनों का आरोप है कि बेटी की हत्या की गई है। हमारी सिस्टर के साथ टॉर्चर करते थे, ठीक है, टॉर्चर करते थे और मारते कूटते थे। उसके बाद वो छत से मतलब बताते हैं गिर के जान दे दिया, पूरा मारा है उसको, पूरा आंखें काली कर ली। क्यों मारते पीटते थे, क्या करते? मतलब दहेज का चक्कर था, दहेज मांगते थे। मतलब तो हमारी सिस्टर हमसे कभी नहीं बताते थे। कितने साल हो गए शादी? सर 8 महीने हुए टोटल। परिजनों ने बताया कि कुछ ही महीने पहले ही बेटी की शादी हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब से बेटी की शादी हुई थी तभी से उसको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। रो रो के फोन कर रही
कहे लगी मम्मी हमको यहाँ सब मारते हैं, 4 पहिया की गाड़ी मांगते हैं, कहीं कुछ करते हैं कहीं कुछ करते हैं। मैं गरीब मनई साहब, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से दूँ बताओ हमका। और फिर उसके बाद मुझे कोई पता नहीं क्या हमारी लड़की संग का किया है, छत के नीचे से डाल दिया है। बारिश फोन की नहीं से कि तुम्हारी लड़की छत के नीचे से गिर गई, ये हमसे बोले हैं। हम हते नहीं साहब, हम कल यहाँ पहुँचे हैं। हमारी लड़की रोज़ फोन करके रोज़ रो रही थी, रोज़ फोन करे तो चंदर ने कहा कि मम्मी से क्या रोज रोज बताती हूँ रो रो के, तो जिसकी लड़की होगी तो वो मम्मी से तो बताएगी रो रो के। वहीं मामले को लेकर एसीपी विजय नेहरा ने भी जानकारी दी है। जी देखिए, सेक्टर 14 थाना क्षेत्र में 2-3 दिन पहले एक विवाहिता की एक अननेचुरल डेथ का, एक्सीडेंटल डेथ, जो छत से गिरने से मृत्यु का जो है समाचार आया। और उसके बाद हमने जो है परिजनों दोनों ही तरफ के जो उसके जो इनलाज हैं वो भी और जो लड़की के पेरेंट साइड के भी हैं, उनकी स्टेटमेंट लेके मुताबिक नियम कार्रवाई की है। और आगे भी अगर उन्हें कोई आवश्यकता महसूस होती है, वो अपना शिकायत देते हैं, तो उस पर छानबीन करके नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मृतक लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।